नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वैसे तो गोदी मीडिया और ख़ास तौर पर हमारे न्यूज़ चैनल ऐसी हरकतें हर रोज़ करते हैं कि हर रोज़ उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होती हैं, खबरें होती हैं, डिबेट होती हैं, हरकतें होती हैं जिनके आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। लेकिन ये निज़ाम ही कुछ ऐसा है जहाँ ये सब धड़ल्ले से चल रहा है, बेशर्मी से चल रहा है और लोकतंत्र विरोधी और समाज विरोधी दोनों स्तरों पर ये घातक होने के बावजूद इस पर कोई लगाम नहीं लग रही है। अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसे एंकरों, ऐसे पत्रकारों और ऐसे चैनलों के मालिकों को जो नरक का सबसे चरम स्तर होता है, जिसको रौरव नरक भी कहते हैं, उसमें भी बड़ी मुश्किल से जगह मिलनी चाहिए। लेकिन खैर, ये तो लोक परलोक की बात हो गई। इस लोक पर लौटते हैं। आज तक की बड़ी नामधारी एंकर हैं अंजना ओम कश्यप। उनके खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा है, बल्कि पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है। ये कार्रवाई आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर हुई है। अमिताभ ठाकुर पहले पुलिस स्टेशन गए थे 14 अगस्त 2025 को। आज तक के एक कार्यक्रम आता है, ब्लैक एंड वाइट, आप जानते ही हैं, जिसको अंजना ओम कश्यप एंकर करती हैं। उस पर एक प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। ये एपिसोड आज तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक्स और यूट्यूब पर भी प्रसारित हुआ था। अब जो ये कार्यक्रम था, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, ये पूरी तरह से सांप्रदायिक था। जो देश में हिंदू मुसलमान की सियासत चल रही है उसके एजेंडे के अनुसार था। और शिकायत का आधार जो अमिताभ ठाकुर, जो पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने जो रखा है उसके मुताबिक कार्यक्रम का उद्देश्य दो प्रमुख धार्मिक समुदायों के बीच विभाजन पैदा करना था। विशेष रूप से कार्यक्रम में जो एक कैप्शन लिखा गया था, जिसका उन्होंने जिक्र किया है अपने एफआईआर में, 4 करोड़ मुसलमानों में से केवल 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, ये पूरे कार्यक्रम का नाम था। और अमिताभ ठाकुर का आरोप है, वो कहते हैं कि जब विभाजन धर्म के आधार पर हुआ नहीं था तो वे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए और भारत क्यों रहे। ये सवाल कैसे उठता है मुसलमानों से, वे यहाँ क्यों हैं, जैसे सवाल पूछने जैसा है। ये जो टाइटल है इस प्रोग्राम का, कैप्शन है, इसमें सहिष्णु लोगों को एक हिस्टोरिकल सुधार करने के लिए उकसाया जा सकता है और ये सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। उन्होंने इसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, जिसके तहत धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना आता है, धारा 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है, और धारा 353(2) सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाले बयान के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये कार्यक्रम बेसिकली क्या है, आप इसे समझ लीजिए। जो इस रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये कार्यक्रम इस तरफ इशारा कर रहा था, ये बता रहा था कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसमें सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था और इसे हिंदुओं का राष्ट्र बन जाना चाहिए था। यानी अगर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था तो सारे हिंदुओं को यहाँ रहना चाहिए था और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था। और ये नहीं हुआ, इसलिए ये कार्यक्रम विभाजन का जो एजेंडा है इस पार्टी के, इस अंजना ओम कश्यप और उनके कार्यक्रम के हिसाब से जो विभाजन का मकसद था वो पूरा क्यों नहीं हुआ, यानी 3 करोड़ मुसलमानों को और क्यों नहीं भेजा गया।
अब ये बहुत ही घटिया सांप्रदायिक सोच का व्यक्ति ही इस तरह की बात सोच सकता है, अन्यथा जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसके हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। मसलन अगर हम इस लाइन को लेकर चलें कि सारे मुसलमान क्यों नहीं चले गए, तो फिर भारत के अंदर जितने भी मुसलमान बहुल प्रांत थे, उस समय रियासतें थीं, वो भी उठ के वहाँ चली जानी चाहिए थी, या उनको यहीं पर अलग देश बन जाना चाहिए था। जैसे बहुत सारे जो नवाब थे, जो बादशाह थे, वो ये चाहते भी थे, भोपाल के हों, निज़ाम हैदराबाद के हों, जूनागढ़ के हों। कई ऐसे मुस्लिम शासक थे जो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में भी जाएं और ना ही भारत में मिले, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता रखना चाहते थे। ऐसे हिंदू राजा भी थे जिनमें कश्मीर के डॉक्टर हरि सिंह थे। हरि सिंह भी नहीं चाह रहे थे कि वो भारत में विलय करें, वो पाकिस्तान में भी विलय नहीं करना चाहते थे, वो भी अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। और इस मुल्क में और भी ऐसे बहुत सारे राजा थे जो अपने को भारत में विलय ही नहीं करना चाहते थे। तो पहली बात तो ये कि ये जो बंटवारा हुआ था, बेशक जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर अलग देश मांगा था मुसलमानों के लिए, लेकिन जो बाकी हिस्सा था वो धर्म के आधार पर हिंदू देश नहीं बनना चाहता था। और हिंदू देश नहीं बनने की शर्त पर ही जितने भी जो गैर हिंदू राजा थे, मुस्लिम राजा थे, उनको कन्विंस किया गया कि आप यहीं रहिए, ये देश लोकतांत्रिक होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा और इसमें सबके लिए गुंजाइश होगी, किसी पर कोई धर्म लादा नहीं जाएगा। और इसी शर्त पर ये सारे जो विभिन्न इलाके थे इस देश के अंदर, जो आज हमारे हाथ में है जो मुल्क, उसमें रहने वाले मुस्लिम भी इसी देश के नागरिक बने। और ये बहुत सारे मुस्लिमों की पसंद भी था। हम सब जानते हैं कि मुसलमानों की बहुतायत अलग देश नहीं चाहती थी। ये जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग का एक सांप्रदायिक अभियान था और उसके बरक्स हिंदू महासभा और आरएसएस का चलाया गया एक सांप्रदायिक अभियान था, जिन्होंने पूरे देश के माहौल को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। और उस दबाव में ये स्वीकार करना पड़ा कि देश का विभाजन हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े पैमाने पर मारकाट होने की आशंका थी। उस समय की लीडरशिप ये समझ रही थी, हर कोई समझ रहा था कि इस समय ये नहीं हो पाएगा जिस स्तर पर ये टकराव और वैमनस्य बढ़ गया है। तो भारत विभाजन एक त्रासदी थी जो कि अपरिहार्य हो गई थी, जो किसी को केवल मुस्लिम लीग और जिन्ना के सहयोगियों को छोड़ दें तो कोई नहीं चाहता था। कांग्रेस के बहुत सारे मुस्लिम नेता, आप अबुल कलाम आज़ाद को जानते ही हैं, उन्होंने किस तरह से इसका विरोध किया था। और भी तमाम जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, मुस्लिम नेता, उन्होंने इसका विरोध किया था। और उनके कहने पर ही बहुत सारे मुसलमान इस देश में रुके भी थे, क्योंकि उनको आश्वस्त किया गया था कि यहाँ आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको धार्मिक आज़ादी मिलेगी। और इसी शर्त पर इस देश ने जो संविधान स्वीकार किया था, जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता है, उसका वो मूल आधार बना। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना था हमें कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं बनाना था। ये जो उस समय की लीडरशिप थी, ये उसका खुला सोच था और ये उसका फ़ायदा हमें दुनिया भर में भी मिला और आज भी मिलता आ रहा है। हमारी जो साख है दुनिया में, इसी वजह से कि हम एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश हैं। तो सवाल उठता है कि इसको क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है। ये हिंदुत्व का एजेंडा तो हो सकता है, लेकिन अंजना ओम कश्यप का एजेंडा क्यों है? ये आज तक चैनल का एजेंडा क्यों है? ये गोदी मीडिया का एजेंडा क्यों है? ये समझने की ज़रूरत है। आज जो परिस्थिति मीडिया में बन गई, उसमें पूरा का पूरा गोदी मीडिया सत्तारूढ़ दल का एजेंडा
चला रहा है और जो जैसा वो कहता है या सोचता है उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाता है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई चैनल इस तरह के प्रोग्राम दिखाता है जो कि न तो देश हित में है, न समाज के हित में है, और जो लोकतंत्र विरोधी भी है, जन विरोधी भी है, जो लोगों की भावनाएं भड़काता है, उन्हें गुमराह करता है, उन्हें पूरी ऐतिहासिक परिस्थितियों से अवगत नहीं कराता है, उनको एक झूठा ख्याल बेचता है, ये जो कर रहे हैं उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाए। ठीक है कि अमिताभ ठाकुर ने एक एफआईआर की और जिसकी वजह से एफआईआर उनकी स्वीकार नहीं की गई, लेकिन अदालत ने उनकी एफआईआर पर मुकदमा चलाने की या एफआईआर करने, उनकी एप्लीकेशन पर एफआईआर करने की आदेश दिया और हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहे हैं, बन कैसे रहे हैं। सबसे अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि इस प्रोग्राम के लिए, ब्लैक एंड वाइट के इस प्रोग्राम के लिए अंजना ओम कश्यप उतनी जिम्मेदार नहीं है जितना जिम्मेदार उस चैनल के संपादक हैं और उस चैनल के मालिक या मालकिन हैं। उनकी पहली जिम्मेदारी तो किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल में जो उस चैनल का संपादक होता है उसकी पहली जिम्मेदारी होती जो भी कंटेंट उसमें छपता है, प्रकाशित होता है या प्रसारित होता है, तो ये पहली जिम्मेदारी तो उस संपादक की है जिसने इस तरह के कार्यक्रम को बनाने की इजाज़त दी। ये कार्यक्रम बनने की इजाज़त देने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार है। दूसरा गुनाहगार जाहिर है कि जिस पत्रकार ने इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई होगी या जिसके निर्देशन में ये प्रोग्राम बना होगा वो है, क्योंकि हो सकता है अंजना ओम कश्यप केवल इसकी होस्ट हो, केवल वो इसको प्रोग्राम को एंकर कर रही हो, उसकी पूरी जो रूपरेखा है किसी और प्रोड्यूसर ने बनाई हो, तो वो भी जिम्मेदार है। और चूंकि अंजना ओम कश्यप उस प्रोग्राम को एंकर कर रही थी इसलिए वो भी जिम्मेदार। तो ये तीन तो गुनहगार साफ साफ है। और चूंकि इस तरह के प्रोग्राम को चलने के बाद भी उस चैनल के मालिकों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, उसे छूट दी, इसके लिए वो भी जिम्मेदार है। तो ये पूरा चैनल जो है इस प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है। उसका जो अपर लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो पहली जिम्मेदारी तो उस चैनल के नेतृत्व पर पड़ती है जिसमें अंजना ओम कश्यप भी शामिल है। दूसरी जिम्मेदारी जो हमारे यहाँ इस तरह के प्रोग्राम पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी, इंडस्ट्री ने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA, और उसका एक हिस्सा है जो न्यूज़ वाले पक्ष को देखता है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। इसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम समाचार चैनलों पर चलने वाली इस तरह की जो गैर पत्रकारी है, जो समाज विरोधी है, गलत फेक है, उनके खिलाफ उन पर निगरानी रखेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई कीगी। तो NBSA क्या मुर्दा हो गया है? क्या वो सो गया है? वो क्यों कार्रवाई नहीं करता है? उसका कहना है कि जब शिकायत आती है तो कार्रवाई करता है, तो शिकायत नहीं आएंगी तो इसी तरह का काम चलता रहेगा। तो NBSA जिस संस्था ने ये दायित्व तो लिया है और जिसके जस्टिस सीकरी सर्वे सर्वा हैं, ये उनके लिए शर्मनाक है। इस पूरी संस्था को डूब मरने के लायक है। ये किसी काम की नहीं है। इसे भंग कर देना चाहिए, इसे बैन कर देना चाहिए। अगर ये संस्था अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही है, केवल दिखाने की बनी हुई है, सरकार से डरती है, चैनलों से डरती है और कोई भी कार्रवाई करने में हिचकती है, तो इस तरह की संस्थाओं की कोई उपयोगिता नहीं है। फिर इससे भी बड़ी जिम्मेदारी हमारी अदालतों की है। उनको भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए कि इस तरह का कंटेंट लगातार गोदी मीडिया पर चल रहा है, वो केवल ज़ुबानी जमा खर्च करके चुप हो जाता है या सरकार को छोटे मोटे निर्देश देकर चुप हो जाता है,
और सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहाना करके इस तरह के कंटेंट को चलने देती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक दायित्व भी जुड़ा हुआ है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने वाला इनका ध्यान नहीं रखता है और समाज विरोधी काम करता है, देश विरोधी काम करता है, ये तो देश विरोधी काम ही हुआ कि अगर देश में आप विघटन पैदा कर रहे हैं, विभाजन पैदा कर रहे हैं, झूठी खबरों के द्वारा उकसाने वाले, भड़काने वाले प्रोग्राम करके, तो आप देश का हित तो नहीं साध रहे हैं, देश को आप बांट रहे हैं, उसमें अनिश्चितता, अस्थिरता, असुरक्षा और घृणा का वातावरण बना रहे हैं। तो इसलिए ये पूरा सिस्टम भी जिम्मेदार है और इस ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, ये उसकी भी वो भी कटघरे में खड़ा होता है। और सरकार तो कुछ करेगी नहीं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि सरकार तो ये करवाने वाली है। सरकार तो चाहती है ये करें और ज़्यादा हो, क्योंकि इसी से उसका एजेंडा आगे बढ़ता है, इसी से उसका वोट बैंक तैयार होता है, इसी से वो जनमत बनाती है अपने एक सांप्रदायिक और फासिस्ट एजेंडे के लिए। और ये पूरा मीडिया जो फासिस्ट होता जा रहा है, जो पूरी तरह से जन विरोधी हो गया है और सत्ता के का मुखपत्र या वक्ता प्रवक्ता बन गया है, ये उसका रूप जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इसलिए ये जो FIR हुई है लखनऊ में, ये एक चेतावनी है तमाम ऐसे एंकरों और जर्नलिस्ट को के लिए कि वो इस तरह की चीज़ों को करने से बचे। हालांकि इस चेतावनी का मुझे नहीं लगता उन पर कोई असर होगा, क्योंकि उनको बचाने के लिए बैटरी ऑफ लायर्स हैं, पूरा सत्ता तंत्र उसके साथ खड़ा है, पूरी जो सत्तारूढ़ दल और मोदी सरकार उसके साथ खड़ी है, योगी सरकार उनके साथ खड़ी है, तो उनका कुछ बाल बांका नहीं होना है। लेकिन हम आप दर्शकों को इससे थोड़ा जानकारी मिलती है, हम समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रोपेगेंडा ये चैनल, ये एंकर, ये संपादक, ये मालिकान फैला रहे हैं और उसके किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।